हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, ठीक है। और ये किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य पूछेगा और परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो आंसर होगा तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? यौगिक, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। आंसर होगा मिश्रण, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर होगा उपधातु। पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा, कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? आंसर होगा लेड यानी सीसा, ठीक है। छठा नंबर देखिएगा, किस अधातु में धातु की चमक पाई जाती है? आंसर होगा ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ठीक है। सात नंबर का सवाल देखिएगा, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है, ठीक है। और 8 नंबर का सवाल, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? आंसर होगा प्लाज्मा, ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? आंसर होगा कनाद ने, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का सवाल, वायु क्या है? इसका सही आंसर है एक मिश्रण, ठीक है। 11 नंबर, कोयला क्या है? तो एक तत्व है, ठीक है। 12 नंबर का सवाल, हीरा क्या है? तो ये भी एक तत्व है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर में देखिएगा, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? आंसर होगा जॉन डाल्टन ने किया, ठीक है। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? आंसर होगा जॉन डाल्टन, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, परमाणु की नाभिक का आकार होता है? ये आंसर होगा इसका 10 पर पावर -15 मीटर, 10 पर पावर -15 मीटर, ठीक है। 15 नंबर का देखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवयव होते हैं। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, कौन एक आवेश रहित कण होता है? सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? आंसर होगा इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम है, यानी न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है? आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। उसके बाद 19 नंबर देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसके बाद 20 नंबर का देखिएगा, पॉजिट्रॉन क्या है? तो आंसर होगा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु की नाभिक किसने खोजा था? आंसर होगा रदरफोर्ड। तो परमाणु का नाभिक किसने खोजा? रदरफोर्ड। एक केंद्रिका होता है, ठीक है, उसका खोज फोंटाना ने किया था, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर में देखिएगा, तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा परमाणु, ठीक है। तत्वों के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। उसके बाद 23 नंबर, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? आंसर होगा नाभिक में न्यूक्लियॉन की संख्या को ही नाभिक का द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
उसके बाद 25 नंबर, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? आंसर हो गया द्रव्यमान क्षति। उसके बाद 26 नंबर का सवाल है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा द्रव्यमान। 27 नंबर का देखिएगा, किन कारणों के परिकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? आंसर होगा अल्फा कण। 28 नंबर देखिएगा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है कार्बन 12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? कार्बन 12। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। ठीक है। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या में आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आंसर होगा पाउली। ठीक है। 31 नंबर का सवाल देखिएगा, रासायनिक तत्व के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो आंसर होगा चक्रण से। 32 नंबर का सवाल देखिए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है क्या कहलाता है? आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है। 33 नंबर का सवाल, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 8। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 2n²। ठीक है। 35 नंबर का देखिएगा, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने किया। 37 नंबर देखिएगा, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का काम करता है मेसोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोन कहा जाता है। ठीक है। 38 नंबर का सवाल देखिए, किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या पर। 39 नंबर देखिएगा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। आंसर होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, मेसोन के खोज करता है। आंसर होगा युकावा। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। ठीक है। 41 नंबर का सवाल, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? आंसर होगा इसका हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है। 42 नंबर, रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? आंसर होगा नाभिक का। यानी नाभिक का जो गुण होता है, रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है? नाभिक का गुण होता है। 43 नंबर देखिएगा, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक। 44 नंबर में देखिएगा, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम। ठीक है। 45 नंबर देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? आंसर होगा क्यूरी। उसके बाद देखिए 46 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? आंसर होगा अल्फा, बीटा और गामा कण। अल्फा, बीटा और गामा कण। 47 नंबर देखिएगा, कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फा कण। उसके बाद 48 नंबर में देखिएगा, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? आंसर होगा गामा किरणों की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, अल्फा किरणें होती है। अल्फा किरणें क्या होती है? तो आंसर होगा हीलियम का आयन। हीलियम प्लस प्लस आयन होती है। अल्फा किरणें हीलियम प्लस प्लस आयन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बीटा किरणें बनी होती है। तो बीटा किरणें किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऋण आवेशित कणों से। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 51 नंबर का सवाल, कि अल्फा किरणों पर उपस्थित
अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या होता है, यानी अल्फा किरण पर किस तरह का आवेश होता है, तो धन आवेश तो होता है, लेकिन ये कैसा 2 इकाई धन आवेश होता है। अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है। 52 नंबर का सवाल देखिएगा, किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, आंसर होगा बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। 53 नंबर का देखिएगा, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, आंसर होगा बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, जबकि अल्फा कण में क्या होती है, धनात्मक आवेश होती है। और इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के समरूप बीटा कण होता है। क्यों, बीटा कण ऋणावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के समरूप बीटा किरण को समझा जाता है। ठीक है। 55 नंबर का सवाल देखिएगा, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, आयनन क्षमता सबसे कम गामा किरणों की होती है, यानी गामा किरणों की आयनन क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है। 56 नंबर में देखिएगा, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरणों की होती है। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर में, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं, इसका सही आंसर होगा सीसा यानी लेड। ठीक है। 58 नंबर देखिएगा, किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है, इसका सही आंसर होगा अल्फा किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। उसके बाद 59 नंबर में देखिए, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, सही आंसर होगा इसका पोलोनियम, यानी किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, यानी पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा गया है। तो रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। यानी 60 नंबर का सवाल हम लोग देखिएगा, यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है, आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहती है। 61 नंबर का सवाल, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, एफ जोलियट व आई क्यूरी, यानी एफ जोलियट और आई क्यूरी ने की। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था, रदरफोर्ड और शॉर्डी, हालांकि कहीं कहीं इसका मिलता है शॉर्डी और फाइजान ने दिया था। ठीक है। वर्ग विस्थापन का नियम रदरफोर्ड, शॉर्डी और फाइजान ने दिया था। ठीक है। उसके बाद 63 नंबर में देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है वो 3 होती है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। उसके बाद देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसकी होती है, तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 27, यानी पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक और ये कितनी होती है, 27 होती है। 65 नंबर देखिए, ये 4-5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा सोडियम 24। ठीक है। उसके बाद 66 नंबर देखिएगा, परिसंचरण तंत्र में थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन 131, आयोडीन 131। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर, परिसंचरण तंत्र में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर होगा आर्सेनिक 74, यानी ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, परिसंचरण तंत्र में कैंसर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट 60। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। 70 नंबर का देखिएगा,
70 नंबर में देखिए, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं। सही आंसर इसका होगा समभारिक कहलाते हैं। और समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है। और 72 नंबर में देखिएगा, किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? सही आंसर होगा बीटा किरण। बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। और 73 नंबर देखिएगा, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है, ठीक है। और ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणायन कब बनता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके बाद 75 नंबर का सवाल देखिएगा, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है उसे कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन, ठीक है। 76 नंबर का सवाल, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच जो बंधन बनती है उनकी प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ठीक है। 78 नंबर में देखिएगा, मीथेन अणु में है, इसका सही आंसर है एकल सहसंयोजक बंधन। मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है। 79 नंबर में एथिलीन अणु की आकृति होती है। सही आंसर होगा समतल त्रिकोणीय। एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। उसके बाद 80 नंबर में देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा चतुष्फलकीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला या सूत्र होता है CCl4। क्या होता है? CCl4। उसके बाद देखिएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में होता है। आंसर होगा इसका वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन। 82 नंबर में देखिएगा, तीन बंध या त्रिबंधन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो त्रिबंधन में जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड में जो है वो पाई बॉन्ड कितने होते हैं? इसका सही आंसर होगा 2। यानी ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 2 पाई जाती है। उसके बाद 83 नंबर, किस यौगिक की एक रैखिक संरचना होती है? तो एथिलीन यानी कि C2H2, ठीक है। उसके बाद 84 नंबर में देखिएगा, आयनिक और सहसंयोजी आबंधी दोनों होते हैं, यानी कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में। 85 नंबर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति या प्रवृत्ति कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। 87 नंबर में देखिएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। 88 नंबर का देखिएगा, 88 नंबर में क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्व से सहयोग करने की क्रिया अवकरण कहलाती है। 89 नंबर, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीकरण जो होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है और इसमें क्या होता है? तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। उसके बाद 90 नंबर में देखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसका क्या होगा? भाग लेते हैं, ठीक है, भागते हैं नहीं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं।
यानी कि ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 92 नंबर में देखिएगा, एसिड वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। एसिड क्या होगा? वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। ठीक है। 93 नंबर क्या होगा? क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। 94 नंबर में देखिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? एसिड। एसिड क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और लिटमस पत्र बहुत बार पूछा जाता है, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। और नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये क्या होगा? अब यहाँ देखिए, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो क्षार होगा। ठीक है, वो कौन होगा? क्षार होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और सभी एसिड जल में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। सभी एसिड जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। 97 नंबर देखिएगा, पीएच मान का निर्धारण करता है। यानी निर्धारण करता मतलब ये करता नहीं। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण करता पीएच मान का निर्धारण करता कौन है? डब्ल्यू सोरेनसन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी एसिड धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सभी एसिड धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मानव रक्त का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? इसी को उल्टा दीजिएगा, 4.7 होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 100 नंबर का सवाल, दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा 6.6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 100 रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के प्रश्नों का निराकरण किया। ठीक है। यानी 100 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही छपेगा। आप इसको बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा, नोटबुक में उतार लीजिएगा, फिर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। गारंटी है कि इससे आपको 2-4 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए तैयार रहें। फिर नेक्स्ट डे मैं आपके लिए 100 जीव विज्ञान या बायोलॉजी के सवाल लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।